हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली कक्षा 10वीं वालों के लिए विज्ञान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओटी लेके आ चुके हैं। वही ओटी हम पढ़ने वाले हैं, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो 2024 की बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। वही सिर्फ हम देखने वाले हैं। हम परीक्षा अध्ययन में से देखेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट होगा सारे अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे, बाकी इंपॉर्टेंट सारे हम अच्छे से देखने वाले। और यहाँ पर बता देता हूँ, चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक हम कंप्लीट करने वाले, ठीक है। पूरा एक ही वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर फिनिश करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर आप देखना, आपका रिविजन भी अच्छा हो जाएगा और आपके 30 में से 30 लेके आओगे अगर ये सारे अच्छे से आपने कवर कर लिए तो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जो बच्चे बिल्कुल ही नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत ही हेल्प मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला चैप्टर निकाल लीजिए परीक्षा अध्ययन का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ही ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, LPG का दहन, ठीक है। LPG का दहन सही आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा क्वेश्चन नंबर 3, Fe2O3 प्लस 2L जो समीकरण बनाएगा Al2O3 प्लस 2Fe, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये हो जाए आपकी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। मैं हाईलाइट भी यहाँ पर कर देता हूँ, आंसर पर टिक लगा रहा हूँ। नेक्स्ट जो आएगा, लोह चूर्ण पर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। 2022 की बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ए वाला इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको फिर नीचे 2023 वाला देख लेना एक बार, क्योंकि कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते थे। ये वाला देख लेना एक बार, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है। अब रिक्त स्थान में से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो ये वाले छोड़ देना है, पीछे आ जाइए, पीछे इंपॉर्टेंट हम देखने वाले हैं। देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा आपका पीछे 2019 वाला, पहला हाईलाइट है, ये देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये वाला, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे अभिक्रिया कहलाती है। वो कौन सी अभिक्रिया होती, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो आपको इनकी परिभाषा अगर याद होगी ना तो आप आसानी से इनको सोल्व कर पाओगे। एक ये वाला भी देख लीजिए, 5 वाला, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। देखो आयनों का आदान प्रदान कौन सी अभिक्रिया में होता है, तो वो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए। सत्य असत्य आप छोड़ देना, अभी एक इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये वाला कर लेना सिर्फ। जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा असत्य, ठीक है। इसको देख लेना। अब सही जोड़ी में देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है सही जोड़ी आपके लिए। ऊष्मा के द्वारा अपघटन, ये हो जाएगा ऊष्मीय अपघटन। प्रकाश के द्वारा अपघटन, तो ये होगा आपका प्रकाशीय अपघटन। विद्युत के द्वारा अपघटन, तो क्या होगा बच्चों, विद्युत अपघटन, ठीक है। ऊष्मा का अवशोषण, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और ऊष्मा का उत्पन्न होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये याद रख लेना, ठीक है। अब जो आएगा आपका एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपको ये देखना है, 2020 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन। ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। और एक ये देख लेना, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपकी संचारण है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये 2 और अच्छे से कर लेना, अपचयन और उपचयन और अपचयन वाला, ठीक है। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन। और जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन की क्षति होती है तो वो अपचयन हो जाएगी, ठीक है। ये चारों अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है वो देख लेते हैं, अम्ल क्षारक एवं लवण, इस वाले चैप्टर से, ठीक है। इसमें पहले ही क्वेश्चन अच्छे से देख लेना है। देखो, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संबंध कितना होगा। तो इसका पीएच संबंध कितना होता है आपका, 10 होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ये वाले छोड़ देने हैं, सीधा आ जाना है क्वेश्चन नंबर 5 पर। जल का पीएच मान कितना होता है, जल्दी से बता दो। जल का पीएच मान क्या होता है आपका, 7 होता है, सभी बच्चों को पता होगा। अम्लों का पीएच मान कितना होता है, अम्लों का पीएच मान होता है 7 से कम, और क्षार का होता है 7 से अधिक, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, इस ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। नेक्स्ट रिक्त स्थान में देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले 2023 वाला पे हाईलाइट कर देता हूँ मैं। सिरके में अम्ल होता है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। जल एक ऑक्साइड है, कौन सा,
उदासीन, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये भी याद रख लेना। सत्य असत्य आपको देख लेना है, पहला देख लेना है ये वाला, CO एक अम्लीय ऑक्साइड है तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। और एक और ये देख लेना, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है तो ये हो जाएगा आपका सत्य, ठीक है। अब सही जोड़ी में देख लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर इधर दे रखा है, बाकी की उधर दे रखी है, उसमें से देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है आपका, विरंजन हेतु, और खाना सोडा, खाने का सोडा क्या है आपका, प्रतिअम्लीय, और धावन सोडा क्या है आपका, ए वाला इसमें दे रखा है, कांच निर्माण में प्रयुक्त होता है। देखो सोडियम क्लोराइड क्या है आपका, H2 एवं Cl2 बनाने में, ठीक है। सही जोड़ी सेकंड देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है आपका, दही में। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरका में। और साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, नींबू में। और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है आपका टमाटर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सही जोड़ी ये भी देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4 × 1/2H2, ठीक है। साधारण नमक का सूत्र होता है आपका NaCl। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। और बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला होता है CaOH2। और प्रबल अम्ल क्या है आपका, यहाँ पर HCl है, ठीक है। अब जो आता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। अम्लों के pH मान कितना होता है, अम्लों का 7 से कम। और यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ क्षार का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी आप ये तीनों कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका धातु एवं अधातु। इसमें से आपको सबसे पहला क्वेश्चन देख लेना है, निम्न में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो धातु में कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता, चमकहीनता, ठीक है, चमकहीनता। नेक्स्ट क्या है, पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता क्या है, ये है आपकी तन्यता, ठीक है। ये दोनों अभी छोड़ देना है, पीछे आ जाइए। देखो सारे इंपॉर्टेंट ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम बचा है, इसलिए इंपॉर्टेंट सारे अच्छे से कवर कर रहे हैं, ठीक है। फिर आना है क्वेश्चन नंबर 7 में, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपकी मरकरी हो जाएगी, जिसे हम पारा भी बोलते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, Na, सोडियम। और धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता, तो ये हो जाएगा आपका भंगुरता, ठीक है। अब हो जाएगा आपका रिक्त स्थान में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखो पहला देख लीजिए, धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की होती है, क्या होती है, सुचालक होती है, याद रख लेना। आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का प्रमुख गुण क्या है, धातुओं में होता है। और भंगुरता प्राय किस में होता है, अधातुओं का प्रमुख गुण है, ये याद रख लेना। और एक ये वाला क्वेश्चन का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है, किसका, मरकरी का। और 2 या 2 से अधिक धातुओं के संभागी मिश्रण को हम बोलते हैं मिश्र धातु, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए फिर सत्य सत्य, सोडियम अति क्रियाशील धातु है, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका सत्य, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये वाला देख लीजिए, स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य, कभी भी आ जाए तो असत्य कर देना। एक और ये वाला, 2 अधातुओं के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है। अब आएगा आपका सही जोड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या है आपकी, कांसा। आयोडीन अधातु तत्व क्या है, ये आपका चमकीला। सोडियम, सोडियम हो जाएगा आपका अति क्रियाशील धातु, ठीक है, यहाँ पर दे रखा अति क्रियाशील धातु। फिर क्या अपने पास, द्रव अधातु, द्रव अधातु का हो जाएगा ब्रोमीन। फिर क्या बचा अपने पास, विद्युत की सुचालक अधातु पूछ रहा है, तो ये क्या है आपकी, ये हो जाएगी आपकी ग्रेफाइट, ठीक है। फिर क्या है, हीरा क्या है आपका, हीरा जो है आपका कार्बन का अपरूप है। और धातु में आ जाएगा आपका सुचालक, ठीक है। अब आएगा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, उसमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा, पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पारे की मिश्र धातु क्या है, अमलगम। फिर आएगा आपका धातुओं की सतह चमकदार होती है, यह गुण क्या कहलाता है, ये कहलाता है द्वित्विक चमक, ठीक है, द्वित्विक चमक। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, उन्हें क्या कहते हैं, ध्वनिक, ठीक है। फिर कौन सी आएगी, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा आपका गोल्ड, सोना। ऊष्मा की 2 सुचालक धातुओं के नाम, एक तो आपकी चांदी हो जाएगी और कॉपर हो जाएगी। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण क्या बोलते हैं हम, मिश्र धातु, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। इस चैप्टर को छोड़ देना, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके नहीं बनने वाले, ठीक है। कार्बन में उसके यौगिक, इसको छोड़ देना, बिल्कुल ही इसमें से कुछ भी मत पढ़ो, ठीक है, इसमें से नहीं पूछे जाते हैं।
और आपका जो चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जैव रकम, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपका, ठीक है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आ जाइए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? तो क्षुद्रांग, ठीक है। मनुष्य के वृक्क में एक तंत्र का भाग है, वह क्या कहलाता है? उत्सर्जन। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक है यार, ठीक है। फिर इसमें से इंपॉर्टेंट आएगा आपका ये वाला, देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे किस भाग में होती है? तो पत्ती में होती है। फेफड़े स्थित होते हैं, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? वश गुहा में, ठीक है, ये वाला। पीछे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, शोषण की प्रक्रिया होती है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा अपचयन। अब यहाँ पर जो आपका रिक्त स्थान है, तो सारे इंपॉर्टेंट हम देखने वाले हैं, 2020, 22 में पूछा गया क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक पढ़ेंगे। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक विषैली पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने का जो प्रक्रम है क्या कहलाता है? ये कहलाता है उत्सर्जन। मछली के हृदय में केवल कोष्ठ होते हैं, कितने? 2। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। भोजन वायवीय शोषण की उपस्थिति में होता है, क्या है? वायु की उपस्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सत्य, सत्य में इंपॉर्टेंट, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, बिल्कुल सत्य, आ जाए तो बिल्कुल सत्य कर देना, ठीक है। अब आता है आपका सही जोड़ी, देखो, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को हो जाएगा वृक्क की संरचनात्मक इकाई। भोजन का स्थानांतरण, ये हो जाएगा फ्लोएम। रक्त का थक्का बनना, तो प्लेटलेट्स। अनास्कृत रक्त, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका शिराएं। और जाइलम क्या है? जल का परिवहन, ठीक है। फिर सही जोड़ी ये वाली देख लीजिए, स्वपोषी पोषण किस में होता है? हरे पौधे। विषम पोषी पोषण किस में होता है? हिरण। परजीवी पोषण, ये हो जाएगा आपका जौ। और भोजन का रिक्तिकाओं पाचन, पेरामिनिशियम, ठीक है। इस वाले को छोड़ देना है, इसमें से एक इम्पोर्टेंट है ये लार वाला, ठीक है, यानी कि पेप्सिन, पेप्सिन जो होता है वो लार में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। चौथा, वायु की उपस्थिति में होने वाले शोषण को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, वायु की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में सॉरी, तो अवायवीय हो जाएगा। और जब उपस्थिति में पूछ ले तो वायवीय हो जाएगा। ये देख लीजिए, पादप के वायवीय विभागों द्वारा वाष्प के रूप में जल हानि क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। और हरे पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है? क्लोरोफिल, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, आपका नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, नियंत्रण एवं समन्वय, बहुत इंपॉर्टेंट। मास्टर ग्रंथि का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा गया है। मास्टर ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आएगा फिर आपका ये वाला, मनुष्य में पौरुष बढ़ाने वाला हार्मोन है, तो इसका सही हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। फिर आएगा आपका 2 न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है, ये हो जाएगा आपका सिनेप्स, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला देख लीजिए, मानव में जीवन उत्पत्तियों का नियंत्रण समन्वय निम्न के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तंत्रिका अंतरस्रावी तंत्र। फिर निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन से? देखो, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन से। इसमें 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम सिनेप्स, याद रख लेना, बाकी ये छोड़ देना है। रिक्त स्थान में ये वाला देख लीजिए, क्रिया मेडुला कौन सी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव से होता है, किससे? वृषण से होता है। सत्य से छोड़ देना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो देख लीजिए, वरना छोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट एक तो ये लग रहा है, मस्तिष्क को सोचने समझने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क से, तो ये हो जाएगा असत्य। सुनने दृष्टि एवं याददाश्त के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सत्य। ये वाला अच्छे से इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। जोड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, स्वादेंद्रिय, ये हो जाएगा आपका जीवा। स्पर्शेंद्रिय, ये हो जाएगा आपका त्वचा। मास्टर ग्रंथि को हम क्या बोलेंगे? मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि बोलेंगे। और ज्ञानेंद्रिय, इसको हम बोलेंगे नाक। और पलकों का झपकना, ये हो जाएगा आपका प्रतिवृत्ति क्रिया। और अंतरस्रावी ग्रंथि, ये हो जाएगा आपका हार्मोन। और मादा हार्मोन क्या है? ये है आपका एस्ट्रोजन, ठीक है। एक शब्द एक वाक्य उत्तर में आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये लग रहा है, मनुष्य में आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? गेंगा रोग होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 5, अग्नाशय में किस हार्मोन का स्त्राव होता है? ये वाला दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, अच्छे से।
इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक तो घेंगा और एक इंसुलिन होता है आपका। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहा, देखो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम क्या बोलेंगे? सिनेप्स बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, एक बार इसको भी देख लेना। ठीक है, और नेक्स्ट जो बचा है अपना ये वाला क्वेश्चन, जीव जनन कैसे करते हैं? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? यीस्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपने पास? निम्नलिखित में से कौन सा मादा यानी मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें आपका शुक्र वाहिका नहीं है, ये नर वाहिका का। ठीक है, नर जनन तंत्र है। ठीक है, बाकी सब मादा है। ठीक है, परागकोश में होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। निम्न रोगों में से कौन सा मैथुन के द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया। फिर ये वाला देख लीजिए, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? ये द्विखंडन जनन। ठीक है, मनुष्य के वृषण में पाए जाते क्या? वृषण कोश। मनुष्य में जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक ये वाला देख लीजिए, नर युग्म मादा युग्म के संलयन को हम क्या बोलेंगे? निषेचन बोलेंगे, बिल्कुल सही है। और ये 2023 में पूछा गया, इसको छोड़ दो अभी। आपका जो इम्पोर्टेंट आएगा, देखो नर युग्मक हो जाएगा आपका शुक्राणु, मादा युग्मक क्या है आपका? अंडाणु। पादप का लैंगिक भाग क्या है आपका? पुष्प। और हाइड्रा में प्रजनन क्या होता है? मुकुलन द्वारा होता है, जिसे हम कालिकायन भी बोलते हैं। स्वपरागण किस में होता है? द्विलिंगी पुष्पों में होता है। ठीक है, याद रख लेना। अब आता है एक शब्द एक वाक्य में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है? तो ये होता है आपका वृषण में। और मनुष्य में अंडाणु जनक क्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में, बिल्कुल सही है। देखो, रजोधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? तो ये होती है आपकी 2 से 8 दिन। और भ्रूण का पोषण कहाँ से मिलता है? तो ये गर्भाशय में प्लेसेंटा द्वारा आपका भ्रूण को पोषण मिलता है। ठीक है, ये याद रख लेना आप अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या अपना? आनुवंशिकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के एक जोड़े की जो गुणसूत्र होता है एक जोड़े में, वो कितने गुणसूत्र होते हैं? ठीक है, 46। और यहाँ पर पूछ रहा है मनुष्य के एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वो आपका होता है 23 जोड़े। ठीक है, 23 दूनी 46 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, मानव युग्मज में लिंग गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या आपकी होती 1। ठीक है, बाकी पीछे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। यहाँ पर ये छोड़ दो, फिर आएगा आपका ये वाला। मेंडल ने अपने नियमों का प्रतिपादन किया, किसके? वंशानुगति। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा है? वाई। और नर के बाद अगर मादा पूछ ले, ठीक है, नारी का पूछ ले, तो हो जाएगा एक्स। ठीक है, इसका याद रखना। आनुवंशिक का अध्ययन कहलाता है आनुवंशिक लक्षण। सही जोड़ी में इंपॉर्टेंट। आनुवंशिक के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिक लक्षणों के वाहक जिन्स लिंग गुणसूत्र आपका हो जाएगा, लिंग निर्धारित करते हैं। आनुवंशिक पदार्थ ये हो जाएगा आपका डीएनए। और मेंडल जो है आपका आनुवंशिक के नियम, जनन पौधे में उत्पन्न पीढ़ी, ये हो जाएगा पुत्री पीढ़ी। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, बहुत इंपॉर्टेंट। आनुवंशिक के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्र को हम क्या बोलेंगे? लिंग गुणसूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों। नेक्स्ट चैप्टर, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके भी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे सिर्फ। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, ये हो जाएगा आपका डायोप्टर। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ये होता है आपका अनंत। 2023 में पूछा गया। ठीक है, अब जो आएगा आपका, देखो अभिसारी लेंस, ये होगा आपका उत्तल लेंस। अपसारी लेंस, ये हो जाएगा अवतल लेंस। अभिसारी दर्पण, ये होगा आपका अवतल दर्पण। और अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये होगा आपका पश्च दृश्य दर्पण। और सरल रेखीय पथ हो जाएगा आपका प्रकाश किरण। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र, ये दोनों अच्छे से आपको पढ़ना है। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र देख लेते हैं इधर। ठीक है, ये आपका दर्पण सूत्र होता है, ये आपका लेंस सूत्र है, ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है उसकी क्षमता क्या होगी? 1 डायोप्टर। ठीक है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला, मानव नेत्र के इस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो भाग कौन सा है? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम दृष्टिपटल,
सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, ये मैंने बता रखा है। ये कौन सा हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका पक्षमापी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, स्वच्छ मनुष्य के लिए सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए लेंस कौन सा प्रयोग होता है, निकट और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो निकट के लिए हो जाएगा उत्तल लेंस और दूर दृष्टि के लिए हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। इसमें याद रख लेना। पीछे आ जाइए, नेक्स्ट चैप्टर अपना है विद्युत। देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या है आपका ओम, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर, विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक हो जाएगा वॉट, विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वॉट, विभवांतर का मात्रक यंत्र है वोल्ट मीटर, विद्युत धारा का मापक यंत्र कौन सा हो जाएगा अमीटर, ठीक है। बाकी पीछे देख लेते हैं। ठीक है, पीछे में जो आएगा आपका इम्पोर्टेंट, देखो शुद्ध जल विद्युत का होता है कितना कुचालक होता है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है 746 वॉट, ये दोनों। फिर विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक कितना होता है वोल्ट, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। सत्य से छोड़ दो, ये वाला देख लीजिए। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है किलोवाट घंटा, विद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है आपका किलोवाट, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है ओम मीटर, विद्युत धारा का मात्रक ये होता है कूलाम सेकंड, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है ये होता है आपका ओम एम्पियर, और विभवांतर का मापन ये होता है वोल्ट मीटर। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आपको पढ़ना है। देखो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है ये होता है आपका कूलाम, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है किसी विद्युत धारा के सतह बंद पथ को विद्युत परिपथ हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट ही देख रहे हैं, ठीक है, बाकी मैं छोड़ रहा हूँ सारे क्वेश्चन। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसके कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका ये वाला, देखो सही जोड़ी में से बता रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है ये हो जाएगा ऑस्टेट। कॉर्क स्क्रू नियम किसने दिया मैक्सवेल ने। चुंबकीय पदार्थ लोहा, अस्थायी चुंबक क्या होगा आपका विद्युत चुंबक हो जाएगा। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं एन और एस, ठीक है, इसको याद रख लेना अच्छे से। और इम्पोर्टेंट जो बचा है चैप्टर एक और, देखो हमारा पर्यावरण, इससे आप देख लेना अच्छे से, सारे इंपॉर्टेंट ही है इसमें, तो पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।